We are going to discuss about the three address code, how to write the three address code for two-dimension array. So I've started the topic yesterday also. Suppose you have a two-dimension array or three-dimension array or four-dimension array. So when you write a program, you declare the array in this manner. Suppose I'm declaring the array of 2 by 2 in C language. So I declare the array in this way. Now if I wish to access, so basically ये जो array है पहले देख लेते हैं कैसे declare होगी. Index जो है वो array का 0 से शुरू होता है. So we know that 0 row and 0 column से जो index है वो शुरू होगा. So we have 2 rows and 2 columns in this declaration. So in the first row, the first element will be 0, 0 and the second element will be 0, 1. And in the second row, the first element will be 1, 0 and the second element will be 1, 1. So in this way, we represent the array in the programming. But actually, when this array stores in the memory, then it stores in one dimension. आपने कितनी भी dimension की array बनाई हो, memory में वो जो array है, वो single dimension में जाकर के save होती है. फाइन. सो सिंगल डायमेंशन का मतलब इस तरीके से आपकी लोकेशंस होंगी 0, 1, 2, 3 ये आपकी लोकेशंस होंगी. अब अगर मुझे ये वाली जो एरे है इसको मेमोरी में स्टोर करना है सिंगल डायमेंशन में, तो आपने डेटा स्ट्रक्चर में दो मेथड्स पढ़े हैं. वन इज द रो मेजर ऑर्डर, अनदर इज द कॉलम मेजर ऑर्डर. जनरली प्रैक्टिकली हम जो ऑर्डर यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में भी दैट इज रो मेजर ऑर्डर, बट दिस इज ऑल्सो थियोरेटिकली प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज कॉलम मेजर ऑर्डर. तो हम दोनों के एग्जाम्पल्स देखते हैं. सो सपोज दिस इज द टू डायमेंशन एरे. सो हाउ इट इज गोइंग टू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ रो मेजर ऑर्डर. Every row will be stored one by one. So all the elements of the first row will be stored, then second row, then third row, then fourth row. So what is the element in the first row? 0, 0, then 0, 1. फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, देन सेकेंड रो ऐसे स्टोर होगी आपकी, राइट. सो दिस इज रो मेजर ऑर्डर. लेकिन अगर इसी चीज को आपको कॉलम मेजर ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना हो, सो बेसिकली कॉलम वाइज वी स्टोर दी values of the array in the memory, which means the first column values will be stored, then second column, then third column, then so on. So 0, 0 will be stored first, then 1, 0 will be stored next. 0, 0, then 1, 0. This column is complete. Then another column 0, 1, then 1, 1. So this is column major order. But generally, when we design the compiler or when we design any software, we generally use row major order. So I'm going to discuss only row major order in the lecture, right? So calculations जो हम देखेंगे वो केवल row major order की देखेंगे. तो we know that row major order means when you are storing the array which is more than one dimension in the memory, so it is going to be stored in the memory row wise. तो आपकी पहले फर्स्ट रो स्टोर होगी, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से आपकी रोज स्टोर होंगी. नाउ द क्वेश्चन इज दैट आई हैव स्टोर्ड द एरे इन द मेमोरी इन रो मेजर ऑर्डर, देन हाउ टू एक्सेस अ पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम द मेमोरी. आपने इन एलिमेंट्स को यहाँ पर स्टोर कर दिया रो मेजर ऑर्डर में, वन डायमेंशनल फॉर्म में. किस तरीके से मैं इन एलिमेंट्स को एक्सेस करूंगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग में अगर मुझे ये एलिमेंट चाहिए होता है, सो आई राइट A1, 0, तो मुझे पता है कि सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस हो गया. बट यहाँ पर तो एक सिंगल रो है और इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चल रही है. तो अगर मैं मेमोरी में देखूं तो ये वाला एलिमेंट सेकेंड इंडेक्स पर आ रहा है. 0, 1 को स्किप करके कहां पर आ रहा है, सेकेंड इंडेक्स पर आ रहा है. सो हाउ टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम द मेमोरी, क्योंकि प्रोग्रामिंग में तो आप रो और कॉलम मेंशन करके इसको एक्सेस कर रहे हो, बट यहाँ पर रो कॉलम नहीं है, यहाँ पे केवल आपकी रो है. तो किस तरीके से आप इसको एक्सेस करोगे. सो फॉर एक्सेसिंग दीज एलिमेंट्स आपको अब कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी. तो सबसे पहले से समझते हैं. सपोज करिए आपकी ये एरे है एंड यू वांट टू एक्सेस 1, 0 एलिमेंट, राइट. नाउ व्हाट डज इट मीन. 1 का मतलब होता है क्रॉस और स्किप, क्रॉस और स्किप 1 रो फ्रॉम स्टार्ट.
आपको कितनी रो स्किप करनी है? स्टार्टिंग से एक रो स्किप करनी है। इसका मतलब मैं फर्स्ट रो को स्किप करूंगी तो ऑब्वियसली मैं किस रो पर आ गई? सेकेंड रो पर आ गई। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड पैरामीटर? ये जो 1,0 लिखा है, 1 का मतलब हो गया स्किप 1 रो फ्रॉम स्टार्ट। नाउ 0 का मतलब क्या है? स्किप 0 एलिमेंट्स इन दी कॉलम। इसका मतलब अगर यहां पर 1 लिखा होता तो मैं लिखती स्किप 1 एलिमेंट इन दी कॉलम। ठीक है, 2 का मतलब स्किप 2 एलिमेंट इन दी कॉलम, 3 का मतलब स्किप 3 एलिमेंट इन दी कॉलम। तो यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा उतने एलिमेंट आपको कॉलम में स्किप करने हैं। ठीक है, नाउ सी A1,1, व्हाट डज इट मीन? skip 1 row from the start and skip 1 column in the row. skip 1 column यानी skip 1 element in the row. ठीक है, तो अब कैसे किस तरीके से हम कैलकुलेशंस करते हैं? सो कैलकुलेशन टू एक्सेस दी मेमोरी, मुझे वो इंडेक्स नंबर निकालना है जहां पर ये एलिमेंट सेव है 1,0। तो आपने 1,0 का इंडेक्स नंबर निकालना है मेमोरी में। रिजल्ट क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए मेरा। तो मैं क्या लिखूंगी? स्किप 1 रो फ्रॉम दी स्टार्ट, इंडेक्स निकाल रहे हैं हम, स्किप 1 रो फ्रॉम दी स्टार्ट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज दी नंबर ऑफ कॉलम्स? कितने नंबर ऑफ कॉलम एक रो में है? 2। एवरी रो कंटेन्स 2 कॉलम्स, तो मल्टीप्लाइड बाय आप लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स in the array plus number of elements in the column to skip, that is 0. फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, number of rows to skip that is 1 multiplied by एक रो में कितने कॉलम है, कितने एलिमेंट्स हैं। तो आपने 2x2 का एरे डिक्लेयर करा है, सो एक रो में 2 एलिमेंट है, सो दैट इज वाई यहां पर आपका नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे? 2 प्लस 0 का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी नेक्स्ट रो टू स्किप। आपको नेक्स्ट रो में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्किप कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 into 2 plus 0 which is equal to 2. What does it mean? A1,0 एलिमेंट इंडेक्स नंबर 2 पर मेमोरी में सेव है। चलिए 1,1 का इंडेक्स निकालते हैं। So if your element is 1,1, what is the index value in the memory? So index value निकालने के लिए पहली value, how many column you are required, how many row you are required to skip? 1. In 1 row, how many elements are there? 2. Now plus how many elements in the next row you are required to skip? 1. So what does it mean? 2 plus 1 equals to 3. इसका मतलब 1,1 किस इंडेक्स नंबर पर है? थर्ड इंडेक्स नंबर पर है। सो इन दिस वे आपकी जो एरे है, 2 डायमेंशनल एरे है, प्रोग्रामिंग में आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, बट इंटरनली मेमोरी में जाके ये 1 डायमेंशन में सेव हो रही है। एंड इफ यू रिक्वायर टू फाइंड आउट द इंडेक्स नंबर in the memory, then the formula to calculate this is this: number of rows to skip multiplied by number of elements in every row plus the number of elements to be skipped in the current row. आप जहां skip करके पहुंच गए हो उस रो पर आपको कितने number of elements skip करने हैं. So in this way we calculate it, right? Now if I ask you, अब बेसिकली हर एलिमेंट कुछ नंबर ऑफ बाइट्स लेता है, तो इफ आई अज्यूम दैट एवरी एलिमेंट इज टेकिंग 2 बाइट्स, सो हाउ मेनी बाइट्स आई रिक्वायर टू स्किप? पहले क्वेश्चन में हमने क्या कैलकुलेट करा? इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करा है। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूं, मुझे कितनी नंबर ऑफ बाइट्स स्किप करनी है इस पर्टिकुलर एलिमेंट पर पहुंचने के लिए? इफ आई अज्यूम दैट एवरी एलिमेंट टेक्स 2 बाइट्स टू स्टोर, और मुझे कितनी नंबर ऑफ बाइट्स स्किप करनी है इंडेक्स नंबर 2 पर पहुंचने के लिए, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला इज 1 plus 2, 1 into 2 plus 0, ये तो इंडेक्स नंबर दे रहा है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2। इसका मतलब आपको टोटल कितनी बाइट्स स्किप करनी है? 4 बाइट्स। यू नीड टू स्किप 4 बाइट्स।
2 बाइट ये, 2 बाइट ये, तो टोटल 4 बाइट जब आप स्किप करोगे यू विल रीच टू योर इंडेक्स। ठीक है, सो अगर आपसे पूछा जाता है कैलकुलेट द इंडेक्स वैल्यू तो ऐसे करेंगे, और अगर आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी बाइट्स यू आर रिक्वायर्ड टू स्किप to reach the particular index, then you have to multiply it with the number of bytes, right? So these are two calculations we have. Now we'll come back to the question. Now you have been given calculate or define the 3 address code for accessing the A, Y, comma Z, where the dimension of A is 10:20, which means आपको एक array given है जिसकी dimension है 10 रो 20 कॉलम, 10 rows 20 columns, and you are required to access A, Y, Z. Y is a row number, Z is a column number. तो आपने ये जो कोड है x इज इक्वल टू AY, Z, ये C लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और आपको करना क्या है, इसका इंटरमीडिएट कोड जनरेट करना है, 3 एड्रेस कोड जनरेट करना है। मैंने आपको 7 एड्रेस कोड्स बताए थे, 7 3 एड्रेस कोड बताए थे। अगर आप उनको चेक करेंगे तो 2 डायमेंशन एरे को एक्सेस करने का कोई भी इंटरमीडिएट कोड नहीं है। द रीजन बिहाइंड दैट, आपकी जितनी भी डायमेंशन एरे है, चाहे वो 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, it stores in the memory in the form of 1 dimension only. So that is why there is no intermediate code present for more than 1 dimension array. तो अब करना क्या पड़ेगा, इस array का आपको 3 address code लिखना है in the form of 1 dimension, right? तो अब कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले फॉर्मूला डिजाइन कर लेते हैं। How many row I require to skip? Y. इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं हम, इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी रो आई रिक्वायर टू स्किप? Y. एवरी रो कंटेन्स 20 एलिमेंट्स, राइट, एंड आई विल रीच टू द रो Z. I will reach to the row Z. So this formula will give you the index number. Now you need to calculate the number of बाइट्स ऑल्सो, फाइन, ये अंडरस्टूड है कि आपको नंबर ऑफ बाइट्स भी कैलकुलेट करके देनी है। तो सपोज करिए हम अज्यूम करके चल रहे हैं द पर एलिमेंट हैज 2 बाइट, सो व्हाट इज रिक्वायर्ड, मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर क्या कर दोगे आप, नंबर ऑफ बाइट्स, दैट इज 2। तो ये फॉर्मूला है Y, Z को एक्सेस करने का, राइट। अब करना क्या है, ये फॉर्मूला आई कैन सी की 3 एड्रेस में नहीं है। हाउ मेनी एड्रेस इट इज हैविंग, 1 2 3 4 एंड इंडेक्स 5 एड्रेस इट इज हैविंग। सो आई नीड टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इनटू 3 एड्रेस कोड। चलिए, सो आई हैव टेकन अ टेम्परेरी वेरिएबल t1 एंड वेयर आई विल स्टोर y into 20. Then I have taken t2 and this will be t1 plus z. Then I have taken t3. What is t3? t2 में ये इंडेक्स नंबर आ गया, सॉरी इंडेक्स एंड बाइट दोनों हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो t3 में अब हमें नंबर ऑफ बाइट्स चाहिए, तो इंडेक्स जो कि t2 में आया है मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ ईच एलिमेंट, तो ये हो गया आपका 2। नाउ अब आपको करना क्या है, ये मेमोरी है आपकी, और इस मेमोरी में आपको जिस एलिमेंट पर पहुंचना है, मान लीजिए ये वाला जो एलिमेंट है दिस इज y, z, इस एलिमेंट पर पहुंचना है, तो इस एलिमेंट का आपको एड्रेस निकालना है, एड्रेस ऑफसेट ऑफ y, z, ये निकालना है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, वी विल अज्यूम दैट the address, the starting address of the array memory is 100. इसका मतलब जहां पर ये जो array सेव होनी शुरू हुई है उसमें 0th एलिमेंट का जो एड्रेस है वो 100 है। so this starting address is called as base address. ये हम अज्यूम कर रहे हैं, या तो एग्जाम में दिया होगा या फिर आपको अज्यूम करना पड़ेगा। so let base address is equal to 100. तो हमने यहां पर t4 लिया
और T4 में क्या वैल्यू असाइन कर दी 100. 100 is nothing, it is a base address from where your array A is started to store, right? Now I need to calculate X. How will I calculate the X? आप 3 एड्रेस कोड जो मैंने साथ बताए थे उसमें फॉर्मूला देख लीजिएगा. T4 base address and in the square bracket you will write the number of bytes. Base address, then you will write the number of bytes. So this will give you value stored at this particular address. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं. So suppose I wish to calculate the value 4, value stored at 4,5. Now how will I calculate? So T1 is equal to y की वैल्यू क्या है 4 और z की वैल्यू क्या है 5. So T1 is equal to 4 into 20. हमारी array की डायमेंशन है 10 into 20. 4 into 20. So यहां पर लिखते जाते हैं. इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 80. T1 की जो वैल्यू है that will be 80. अब हम T2 कैलकुलेट करते हैं. So T2 will be T1 plus Z. So T1 आपका 80 है and plus Z की वैल्यू क्या है 5 है. तो ये क्या देगा? This will be 85. Okay. Now I will calculate T3. I'm assuming every element is of 2 byte. Assumption same लेके चल रहे हैं. So it is T2 into 2. Now what is the value of T3? T3 की वैल्यू क्या होगी? 85 into 2. So 0, 1, 70. So it is 170, right? So T3 की वैल्यू क्या हो गई? 170 हो गई. Now I will assign the base address. Same base address में assume करके चल रही हूँ 100. So T4 is 100. Now I will calculate X. Now what is X? T4 is 100. T3 is 170. So this will become 100 plus 170. आप लिखोगे ये, बट एक्चुअली अंदर जो कैलकुलेशन चल रही है वो ये चल रही है. सो क्या हो गया ये 270, विच मीन्स 270 मेमोरी लोकेशन पर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 4,5 and that is going to be stored at X. Is there any problem to anyone? No, ma'am. Okay. So ये array मैंने काफी बड़ी ले ली है and these things, this dimension array and tree address code is very important. तो आप ट्राई करके देखिएगा. आप 2x2 का array लीजिएगा, 2x2 का array लीजिएगा और इसको मेमोरी में स्टोर कर लीजिएगा. 100 से स्टोर करना शुरू करिएगा. एवरी एलिमेंट आप मान के चलिएगा 2 बाइट का है और आप A1,0 पर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको एक्सेस करने की कोशिश करिएगा. रिप्लेस करिएगा यहाँ पर कोड में. ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एड्रेस कैलकुलेट होकर के आ रहा है. तो मेरे हिसाब से 104 कैलकुलेट होकर के आना चाहिए इफ वी आर अज्यूमिंग इट 2 बाइट्स. तो ऐसे आपका एड्रेस होना चाहिए एंड A1,1 ये वाला आपका लोकेशन आना चाहिए. मेरे हिसाब से ये आएगा. आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा इसको. ठीक है. सो finally I have told you that how to calculate the or how to convert the accessing of 2-dimension array in 3 address code. Now the next topic that we are going to cover is parameter passing. It is a very general topic जो कि आपने शायद मेरे हिसाब से अगर तमीज से पढ़ा होगा तो डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा या फिर आपने फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में सी लैंग्वेज में भी पढ़ा होगा. सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ पैरामीटर पासिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस. इट इज अ वेरी जनरल टॉपिक. पैरामीटर पासिंग. So basically, first of all, there are 2 types of parameters you have in the function. One is the actual parameter, another is the formal parameter. So what is actual parameter? The parameter you are passing from the main function to the sub function. And what is formal parameter? The parameters that catches the value of the actual function. So let's take one example. Suppose you have declared a main function and inside main function I'm having a and b and I'm calling a function add
where I'm passing a comma b, and it is returning some value into R, right? This is the function. So a and b, which I'm passing from the main function, are called as actual parameters. The parameters that I'm calling, that I'm passing from the main function, right? Now when I declare the add, I have to catch value of a and b in some variables. The name can be a and b as well. So I'm taking it in x and y. So the x and y will be called as formal parameters. So these are two nomenclatures, बहुत common है, आपको पता होना चाहिए. So I gave you introduction also. So what is actual parameter and what is formal parameter? Now, generally in most of the language, there are 4 parameter passing techniques we use. Fine. So first parameter passing technique is called as call by value. बहुत common है और आपको पता होना चाहिए call by value. So what is call by value? When you pass the value from the actual of the actual parameter to the formal parameter, so the formal parameter creates the copy of the actual parameter, and the changes that you do in the formal parameter will not reflect in the actual parameter. मैं फिर से repeat कर रही हूँ. एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू जब आप फॉर्मल पैरामीटर में पास करते हैं, सो द फॉर्मल पैरामीटर कंटेन्स कॉपी ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर. फॉर्मल पैरामीटर में एक्चुअल पैरामीटर की कॉपी बन करके आती है. जब आप फॉर्मल पैरामीटर में कोई चेंज करते हो तो एक्चुअली जो चेंजेस होते हैं वो कॉपी में होता है. तो जब आप एक्चुअल पैरामीटर को प्रिंट करके देखोगे तो वो चेंजेस आपको एक्चुअल पैरामीटर में नहीं मिलेंगे. सो लेट्स टेक वन एग्जांपल. बहुत कॉमन एग्जांपल है स्वैपिंग का. सो सपोज दिस इज द मेन फंक्शन वेयर वी हैव these two variables and I'm calling a swap function a comma b, and then I'm printing a comma b in this function. Now I have declared swap function where I'm receiving the value of a in x and b in y. Now I've declared t as a temporary variable and then I'm swapping these two values. And then I'm printing the value of x comma y, right? So what happens? The a value is 2, the a value is 2, b value is 3. So the x value will be 2 and y value will be 3, and these are copy. These are not actual values, these are copy. Now when you are swapping these values and you will print the value of x and y, you will get 3 and 2. The value of x and y is swapped. Now you will return from this function to the main function, and then you are trying to print the value of the a and b, then you will get the actual value because the changes has happened in the formal parameters and these parameters are actually copy parameters. So that is why this parameter passing technique is called as call by value, which means the changes you will find in the copy, but you will not find in the actual values. Fine. So this method is called as, this parameter passing method is called as call by value. Now the second method we are going to discuss is call by reference. ये भी आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है. Call by reference. Now what is call by reference? Instead of passing the value of the actual parameter, we pass the address of the actual parameter. We pass the address of the actual parameter. Now let's take example. The a is stored at the location 100 and b is stored at the location 200. The value of a is 2 and the value of b is 3. So instead of passing 2 and 3, I'm passing 100 and 200. Now when you are receiving the values, in the formal parameters, so these formal parameters are actually not variables, these become pointers to the address. Now this x will contain 100 and this y will contain address 200. Now what does it mean?
So basically, when you have passed the address of A and B and it is received by X and Y, so what happened? A 200 and this 100 is actually X, then B 3 200 and this 200 is actually Y, right? Now what you are doing, if you will write star X, what does it mean? It is giving you value which is stored at hundreds, which means 2. And when you are writing star Y, then it gives you the value stored at 200, that is 3. So while swapping, I will use star, which means I have swapped value which is stored at 100 with the value which is stored at 200, which means this value has become 3 and this value has become 2. Now if I will print X and Y star के साथ, then I'll get 3 and 2 because the value stored at 100 is 3 and the value stored at 200 is 2. Now I'll return back to the main function, and if I print A comma B, so I'll get 3 and 2. See the memory location. A has 3 now, B has 2 now. So this kind of parameter passing technique is called as call by reference. ये generally आपने C language में पढ़ा हुआ है. जब आप pointers पढ़ते हो, then you use this particular method of parameter passing. Fine. Now the next method we are going to use. The next method of parameter passing, which is used by the ADA language. ADA language इसको use करती है. The parameter passing method is called as call by copy restore. Call by copy restore. अगर आप Lisp यूज करेंगे मशीन लर्निंग के लिए या एक्सपर्ट सिस्टम के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, then Lisp language also uses this method of parameter passing, call by copy store. Now what this method says, in this method your compiler will copy the value in the formal parameter when function is called. जब आपने फंक्शन को कॉल करा, इसको मैं फिर से रीराइट करती हूँ स्वैप को. जब आप फंक्शन को कॉल करोगे, when you are calling the function, आपने फंक्शन को कॉल करा तो आपका कंपाइलर क्या करेगा, आपकी जो वैल्यूज हैं जो कि a कॉमा b में है, इनको क्या करेगा, इन्हें कॉपी कर देगा फॉर्मल पैरामीटर्स में. आपके फॉर्मल पैरामीटर्स हैं x एंड y, इनमें इसको कॉपी कर देगा इंटीजर x कॉमा इंटीजर y. सो बेसिकली योर वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर will be copied at the time of calling. कॉपी हो गया. अब जब आप फंक्शन को रिटर्न करोगे, एक बार मैं डेफिनेशन रीराइट कर देती हूँ, देन आई विल टेल यू x is equal to y, y is equal to t. ओके, सो जब आप फंक्शन को रिटर्न करोगे, एट दैट टाइम, रिटर्निंग के टाइम पर क्या होगा, the values of the formal parameter will be copied back to the actual parameter. मैं फिर से repeat कर रही हूँ. When you are calling the function, then actual parameter value will be copied to the formal parameter. You will perform the operation in the formal parameter, but when you are returning from the function to the main function, then all the formal values will be copied back to the actual parameters. So which means if I'll print x and y over here, I'll get 3 and 2, and if I'll print a and b over here, again I'll get 3 and 2. Is there any confusion in call by copy restore? No ma'am. और लैंग्वेजेस मैंने बताई आपको, अडा एंड लिस्प, बोथ लैंग्वेजेस आर यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? नाउ द फोर्थ टेक्निक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज कॉल बाय नेम, एंड इट इज यूज्ड विद द मैक्सिमम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. अगर आप पाइथन को यूज करेंगे तो कॉल बाय नेम मेथड यूज करता है पाइथन फॉर पैरामीटर पासिंग, राइट? सो कॉल बाय नेम, by name.
This is the last parameter passing technique that I'm going to discuss. So what happens in the call by name, your actual parameters are substituted to the formal parameters in all places in the function. होता क्या है, आपके जो actual parameters हैं वो पूरे के पूरे एक्चुअल पैरामीटर्स जो हैं वो फॉर्मल पैरामीटर्स पर हर जगह रिप्लेस हो जाते हैं. ठीक है, तो एक्चुअली आपको जो रिफ्लेक्शन मिलेगा वैल्यू चेंजेस का वो सीधे किस में मिलेगा, एक्चुअल पैरामीटर में मिलेगा. मैं बनाती हूँ फंक्शन तब आपको ज्यादा समझ में आएगा. So I've created a main. In this I've declared 2b is equal to 3. प्रिंट करवा के देखते हैं. प्रिंट a कॉमा b, मुझे 2 3 मिलना चाहिए. देन आई एम कॉलिंग अ फंक्शन स्वैप a कॉमा b एंड देन मैं फिर से प्रिंट करवा के देखती हूँ a कॉमा b को. नाउ आई एम क्रिएटिंग अ फंक्शन स्वैप इंटीजर x इंटीजर y. कॉल बाय नेम. व्हेन यू आर कॉलिंग अ फंक्शन विद एक्चुअल पैरामीटर, देन योर फॉर्मल पैरामीटर फ्रंट पे आपको x एंड y दिखेंगे, बट एक्चुअली दीज आर रिप्लेस्ड इंटरनली बाय द एक्चुअल पैरामीटर्स. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ. कॉल बाय नेम का मतलब है इन फ्रंट यू विल सी डिफरेंट नेम on the screen, but actually internally your x is replaced by a and your y is replaced by b. actually आप ऑपरेशन किस पर कर रहे हो, a और b पर कर रहे हो, लेकिन सामने आपको क्या दिख रहे हैं, x और y दिख रहे हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉल बाय नेम. अब आगे देखते हैं. सो यू हैव डिक्लेयर्ड अ टेम्परेरी वेरिएबल. आपने लिखा t इज इक्वल टू x, बट एक्चुअली आप किसको यूज कर रहे हो, a को. आपने लिखा x इज इक्वल टू वाई, बट एक्चुअली x है a और y है b. नाउ यू आर राइटिंग y इज इक्वल टू t, तो एक्चुअली t की वैल्यू आप किस में डाल रहे हो, b में डाल रहे हो. नाउ इफ आई ट्राई टू प्रिंट x कॉमा y, व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट 3 and 2. नाउ आई विल कम बैक टू द मेन फंक्शन. यहां पर तो आपको 2,3 मिला ही था, फिर आपने फंक्शन कॉल किया था. Now x and y actually आपने changes किस में करे हैं, a और b में. So I'll get 3 and 2 over here. So this technique is called as call by name. Also call by name is called as lazy evaluation of the parameter passing. Lazy evaluation. This is also called as lazy evaluation on parameter passing, and it is generally used by Python. It can be used in Java also. So do you